नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे बड़ा शो दंगल। आज बात करेंगे एक चिट्ठी की जो जेल से आई है और लिखने वाला देश का महाठग सुकेश चंद्रशेखर है। लेकिन उसकी कलम की स्याही से जो लाइनें लिखी गई हैं वो सियासत के लिहाज से बेहद विस्फोटक हैं, क्योंकि आरोप जो है वो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के मुखिया पर है। सियासत के डिसिबल पर इसकी गूंज शोर में बदल गई है, जो दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक सुनाई पड़ रही है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव की वजह से यह शोर ऐसा है कि कई नेताओं को यह सोने नहीं दे रहा। लेकिन सियासत में जो कुछ दिखता है हर बार वैसा होता नहीं है। लिहाजा सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर जब सवाल दिल्ली के सीएम से दागे गए तो उन्होंने इसे बीजेपी की मनोहर कहानियां बता डाला। अब सवाल यह उठता है कि क्या सुकेश के आरोपों को इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि उसका दामन दागदार है, उसमें कई लोगों को चुना लगाया है, या फिर उसकी हकीकत की जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। सवाल यह भी कि सुकेश ने ऐसे वक्त में चिट्ठी लिखी है जब दो राज्यों में चुनाव का माहौल है, तो क्या इसकी जो क्रोनोलॉजी है उसे भी डिकोड करने की जरूरत है। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। इस खास डिबेट में हमारे साथ कई मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से फिर लेटर बम फोड़ा तो भगदड़ दिल्ली की सियासत में तेजी से मची। 3 पन्ने की चिट्ठी में सुकेश ने निशाने पर सत्येंद्र जैन के साथ साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ले लिया। अपनी दूसरी चिट्ठी में सुकेश ने एलजी को लिखी चिट्ठी का हवाला दिया है। उसने आरोप लगाए हैं कि एलजी से सत्येंद्र जैन की शिकायतों के बाद अब उसे धमकाया जा रहा है। देखिए सुकेश की वो चिट्ठी। दिल्ली के मंडोली जेल से अपने हाथों से लिखी चिट्ठी में सुकेश ने सीधे सीधे सत्येंद्र जैन का नाम लिखा है। उसने जिक्र किया है और लिखा है कि केजरीवाल जी और सत्येंद्र जी, आप लोग धमकी देना और डराना बंद करें। इल्जाम संगीन है। जब आज तक ने दिल्ली के सीएम से सुकेश की नई चिट्ठी पर सवाल पूछा तो अरविंद केजरीवाल ने मनोहर कहानियों के पन्ने खोल दिए और कनेक्शन बीजेपी से जोड़ दिया। एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है? सुना है? आपने सुना? आजकल आती है। एक अब नई निकलने वाली है, बीजेपी की मनोहर कहानियां। ये क्या है? मतलब कुछ भी। मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक ये कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने जब सियासत में एंट्री की तो हमेशा आरोपों का पन्ना पॉकेट में रखते थे, लहराते हुए भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाते थे। लेकिन अब जब आंच उन तक पहुंची तो हल्के फुल्के अंदाज में अपने दामन पर लगे आरोपों को झाड़ रहे हैं। और उसने क्या लिखा है? आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। हालांकि सुकेश ने जो 7 सवाल पूछे हैं उनके जवाब ठीक से नहीं दे पाए। सुकेश ने पहला सवाल किया है कि आपने मुझे देश का सबसे बड़ा ठग बताया, फिर आपने किस आधार पर मुझसे राज्यसभा सीट देने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए। दूसरा सवाल, केजरीवाल जी आपने मुझे 20-30 लोगों से सीट के बदले 500 करोड़ रुपए जुटाने को क्यों कहा। तीसरा सवाल ये कि आप 2016 में 50 करोड़ की डील पूरी होने के बाद मिस्टर जैन के साथ मेरी डिनर पार्टी में क्यों शामिल हुए। चौथा सवाल, केजरीवाल जी आप भास्कर राव को आप में शामिल कराने को लेकर मुझ पर लगातार दबाव क्यों बनाते रहे। पांचवा सवाल, 2017 में तिहाड़ जेल में मुझसे मिलने पहुंचे सत्येंद्र जैन के फोन के जरिए आपने मुझसे क्यों बात की। छठा सवाल कि 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद आपने मुझसे क्यों कहा कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कोई बात हो तो मिस्टर जैन को बताएं। और केजरीवाल जी आखिरी सवाल ये कि आपने लगातार मिस्टर जैन से मुझसे ये कहने के लिए क्यों कहा कि मैं तमिलनाडु के कुछ विधायकों को आप में शामिल कराऊं। 2016-17 में मुझ पर लगातार क्यों दबाव बनाया। सुकेश की दूसरे राउंड की चिट्ठी से बीजेपी को हमले का नया मौका मिल गया है। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए
साजिशें रचते हैं। आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल सफाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अरविंद केजरीवाल, उनका जो रिश्ता है ठगों से वो ऐसा है कि दो जिस्म एक जान। और ये रिश्ता केवल इनकमिंग का नहीं है कि इनकमिंग कॉल आ गई, ये रिश्ता आउटगोइंग कॉल का भी है। उनकी घबराहट, उनकी छटपटाहट इस बात से नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर है। सीजन सियासी है, माहौल चुनावी है। गुजरात के साथ साथ हिमाचल में विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा सवाल साध का है, मुद्दा भ्रष्टाचार का है। आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अब देखना है कि इस मुद्दे की उम्र कितनी होती है। लेकिन जब तक इस लेटर बम की गूंज सुनाई देती रहेगी, केजरीवाल परेशान होते रहेंगे, बेशक वो सार्वजनिक मन से जो भी कहें। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका स्वागत है। परविंदर सेठी साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, आपका भी स्वागत है। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी स्वागत है। और एल राव साहब हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत जो है कार्यक्रम की वो हम आम आदमी पार्टी से करेंगे। परविंदर जी आपसे करेंगे। आप लोग सियासत में जब आए थे तो बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब आप ऐसा कंपटीशन किन लोगों से हो गया सर? केजरीवाल जी ने कहा वो महाठग हैं और वो कह रहा है कि अगर मैं ठग हूं तो ये महाठग हैं, पैसे लिए हैं, पैसों के नाम पर सीटें देने की बात कही, जेल में ऐशो आराम करवाया, नेताओं से मुलाकात हुई, केजरीवाल जी से मुलाकात हुई। तो जनता के मन में एक सवाल आता है कि जब आप लोग सियासत में आए और ऐसे आरोप आप लोग लगाते थे तो फिर आप लोगों ने कईयों के इस्तीफे लिए, एक माहौल बनाया, लेकिन अब जब ये आरोप आप पर लग रहे हैं तो इसे कितना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाए, या फिर हल्के फुल्के अंदाज में जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि मनोहर कहानियां हैं, क्या ही कहा जाए, उसी में छोड़ दिया जाए? नहीं, देखिए, सियासत के अंदर जितनी भी पार्टियां, इसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये बड़ा दुखांत का विषय है कि अपने सियासी फायदों के लिए, चुनावों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करा जाए। चाहे सतेंद्र जैन को अंदर रख के जज बदलने के नाम पर उनकी बेल को 1.5 महीना लटका दिया जाए, चाहे सिसोदिया जी के घर पे रेड डाली जाए, उनके पैतृक गांव पे रेड डाली जाए, उनके लॉकर खंगाले जाएं, उसके बाद शराब माफिया का जो आरोपी है उसके किसी रिश्तेदार की उसकी फैब्रिकेटेड वीडियो बनाकर सीबीआई का काम, सीबीआई डायरेक्टर बनकर एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो सब चीजें जो हैं वो निकलती चली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह मनीष सिसोदिया को, आम आदमी पार्टी को डिफेम करना चाहती है, हिमाचल के चुनाव को लेकर, गुजरात के चुनाव को लेकर। और मोरबी के अंदर जो पुल गिरता है वो एक इतना जीता जागता करप्शन का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, उसके ऊपर जवाब नहीं देते। नहीं तो परविंदर सेठी जी, अगर आपको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की इमेज को डेंट करने के लिए प्रयास किया गया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर देते सर मानहानि का मुकदमा? आपके ऊपर भी लोगों ने किए थे ना, जब आप लोगों ने आरोप लगाए थे, आप लोगों ने माफी मांगी थी। अगर वो गलत होगी तो वो भी माफी मांगेंगे। नहीं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने जब आरोप लगाते थे एक दौर में, तो आप लोगों ने माफी मांगी थी, चाहे वो कपिल सिब्बल जी हो, विक्रम मजीठिया जी हो या नितिन गडकरी जी हो, क्योंकि वहां गलत थे। तो अगर ये भी गलत होंगे तो आप लोग भी केस ठोक दीजिए। बीजेपी लगातार पोस्टर जारी कर रही है कि मिल गए 4 यार, आप केजरीवाल जी से लेकर तमाम लोगों के नाम डाल रही है महाठग को लेकर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी इमेज को डेंट किया जा रहा है, ये गलत आरोप है, पैसे नहीं लिए गए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मुकदमा कर देते? आप देखिए किस किस पे मुकदमा करेंगे, इनका तो रोज का काम है। हम जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पर सियासत नहीं करते। हम जो लोग सियासत करते हैं, जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे हैं, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, काम पे नाम पे, जो आम आदमी है, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उसको फायदा पहुंचाने के नाम पे, अगर हम इन छोटी सियासत काम में के नाम पर अगर आप बात करते तो आप धर्म पे क्यों स्विच हो जाते?
यही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब बदली बदली नजर आ रही है। अब आप मुकदमा करने से डरते हैं तो संशय होता है क्या पैसे लिए गए हैं। आप काम की बात करते हैं तो यमुना नदी से लेकर प्रदूषण मुंह खड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर अब आप लोग थोड़ा धर्म आधारित हो गए। धर्म के नाम पर मंत्री से इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते इस्तीफा नहीं लेते हैं। फिर पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों ने पैसा नहीं लिया है तो क्या केस ठोकेंगे? क्योंकि आप पर ये आरोप लग रहे हैं, आप लोग वही पार्टी है जो अटैची लेकर घूमते थे और पेपर लहराते थे कि देखिए इनसे इस्तीफा लीजिए नैतिक आधार पर। आपके मंत्री जेल में होने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया है। आज केजरीवाल जी पर भी आरोप लगा है, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है। नहीं, आरोप तो मैं आप पे लगा दूं, कोई किसी पे आरोप लगा दे, उस बात का कोई औचित्य नहीं है ना। अगर अरविंद केजरीवाल जी कूड़े के ढेरों पे जाते हैं तो सारी भारतीय जनता पार्टी जमुना नदी पे चले जाती है। अब आप इस बात को देखिए ना। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ गए सर मैं कि आरोप लगाने से कोई बात पलट नहीं जाती है। हालांकि सवाल को मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, लेकिन आरपी सिंह जी, सियासत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने टाइमिंग जो चुनी है वो जानबूझकर ऐसी चुनी है कि चुनाव पर इसका असर पड़ जाए। यही कोशिश आप लोगों ने पंजाब चुनावों के दौरान कुमार विश्वास को लेकर की थी। वो कह रहे हैं वहां पर वो फॉर्मूला नहीं चला, तब कुमार विश्वास से कंधे पर बंदूक चलाई थी, और अब यहां पर आप सुकेश चंद्रशेखर के कंधे बंदूक चला रहे। कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्रोनोलॉजी नजर आ रही है साफ साफ, बीजेपी घबराई हुई है। कुमार विश्वास की बात तो सच हो रही है। अभी जो कल हत्या हुई वहां पे सूरी जी की, उससे तो स्पष्ट है कि जो कुमार विश्वास कह रहे थे वो सही हो रहा है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। वहां पर कोई 21 पुलिस के लोग थे, सबके सब गायब हो गए 1 सेकंड के अंदर। एक नहीं नजर आया, सामने से गोलियां चली धड़ाधड़, और वहां पर जो हैंडबिल पकड़े गए, मटेरियल पकड़े गए, खालिस्तान के हैं। तो वो तो बातें सच हो रही है। तो इसलिए कुमार विश्वास की बात, और ठीक है चुनाव जीतना चुनाव हारना अलग बात है, परंतु जो उन्होंने कहा था वो सच साबित हो रहा है। अब आइए सुकेश रंजन और ये जो बात अभी कह रहे थे, अभी परिंदर सेठी जी कह रहे थे देखो झूठ कैसे बोलते और कैसे पकाते हैं। अभी कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया के पैतृक गांव में रेड हुआ। सेठी साहब, उनके पैतृक गांव का नाम पता है आपको? पता है या नहीं पता? ऐसे ही बस आए और बोलना शुरू हो गए। सर कभी आपने रिसर्च अपनी रिसर्च, एक मिनट सर, अरे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि आप निरंतर झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ करते नहीं है। मैं बताता हूं उनके पैतृक गांव का नाम आपको मैं देता हूँ। हापुड़ के रहने वाले हैं और हापुड़ में आज तक कभी सीबीआई ईडी पुलिस गई नहीं। अरे आप अच्छा चलिए एक काम करिएगा, बैठे बैठे गूगल मार्कर सर्च मार्कर दिखा दीजिएगा। मीडिया में भी वो आप वाला जो व्हाट्सएप वाला मीडिया उसमें आया होगा, जो आपका यहाँ जो झूठ का पुलंदा चलता है उसमें आया होगा। कृपा करके जानकारी जरा पुख्ता करके बोलिएगा। मैं अभी डिबेट में ही आपसे जानकारी ले लेंगे। चलो जहाँ रेड पड़ी वहाँ क्या मिला? और जहाँ रेड पड़ी वहाँ क्या मिला? राजनीति में जहाँ रेड पड़ी वहाँ क्या मिला आपको? वहाँ क्या मिला? जहाँ रेड पड़ी वहाँ क्या मिला? झूठ बोलने से पहले आरपी जी, ठीक है परविंदर जी, आप अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन आरपी जी झूठ बोलने से पहले कोई तैयारी कर लिया। ठीक है आरपी जी, अब मेरे सवाल के जवाब आप दे दीजिए। क्या ये महज इत्तेफाक है कि चुनाव से ठीक, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, उसमें एक सवाल ऐड ऑन कर दे रहा हूं मैं कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि चुनाव के मौसम में ही सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बम आने लगे, वो मीडिया में ओपन होने लगे, वो सारी चिट्ठियां सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी? ये केवल इत्तेफाक है, इसके पीछे कोई और क्रोनोलॉजी नहीं है? मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने मुझे टोक दिया। इन्होंने कहा कि मोरबी का मामला हुआ इसलिए वो लेटर बम आ गया। अभी बोल रहे थे ना केजरीवाल साहब भी आपके चैनल पे बोल रहे थे सब कुछ। जी जी, वो चिट्ठी उन्होंने पहली चिट्ठी 7 तारीख को लिखी है, 7 अक्टूबर 2022 को। 8 अक्टूबर को उसकी चिट्ठी उनके वकील ने एलजी को जमा करा दी। 22 दिन बाद मोरबी का मामला हुआ, अफसोसजनक घटना हुआ, दिक्कत जिसमें वहां पर लोगों की जान गई। परंतु क्या उससे कैसे जोड़ रहे हो आप? आज से 22 दिन पहले सुकेश कुमार को पता था, उसको पता था कि इस प्रकार से ये घटना होगी, इसलिए चिट्ठी उस दिन एक्सपोज होगी। या उनके वकील को पता था, जो एलजी के अंदर चिट्ठी जमा कर चुका था, और एलजी साहब उस चिट्ठी पर चीफ सेक्रेटरी को मीडिया में वो चिट्ठी किस दिन वायरल हुई? एक मिनट सुनिए, वो चिट्ठी पर कार्रवाई के लिए मैं बात पूरी कर लूं। एक मिनट सर, एक मिनट सेकंड, मैं सब दे दूंगा आपके जवाब। जी जी, वो एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को मार्क भी कर दी थी 10 तारीख को। तो क्या कनेक्शन है? हाँ, अब वो मीडिया में वायरल किस ने, ये तो मीडिया वाले से पूछो जिसने एक्सपोज करी चिट्ठी। हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो जिस अखबार ने एक्सपोज करी चिट्ठी उस अखबार से पूछना चाहिए। ये मासूमियत हमसे मत पूछिए। ये मासूमियत सियासतदानों की सर। एक मिनट और दे दीजिए प्लीज। एक मिनट जी।
मैं आऊंगा सर, अभी पूरे घंटे चर्चा है। मैं एक आपके पास सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड और दे ठीक है, दीजिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए। चलिए बस मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि एक आदमी आप पर खुलेआम आरोप लगा रहा है, वो आपको स्थान बता रहा है कि आप मेरे को फलाने 5 स्टार होटल में मिले थे, वो वीडियो आ जाएंगे सामने, चिंता मत करिए। वो ये कह रहा है कि फलाने दिन मेरे को सत्येंद्र जैन जेल में मिलने आए थे, वो लॉकबुक जेल में आ जाएगी बाहर। वो संदीप गोयल का नाम लिया, संदीप गोयल को भी वहां से हटा दिया गया, दूसरे अधिकारी को वहां बैठा दिया गया, वो सब जानकारी आ जाएगी। लॉकबुक ये सारे सवाल तो लॉकबुक में भी एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, ये सारे सवाल हम आपके साथ लाएंगे सर। हरिशंकर गुप्ता जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। हरिशंकर गुप्ता जी, आज क्या कांग्रेस पार्टी के मन में कई सारे सवाल नहीं आ रहे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से जब आज हमारे कॉन्क्लेव में यह सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी पर तो इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या बाकी सारे मंत्री हो, सत्येंद्र जैन से लेकर तमाम लोगों पर, तो उन्होंने कहा सुकेश चंद्रशेखर वाले मामले को लेकर कि ये मनोहर कहानियां हैं, जैसे किताबें आती थी पहले उसी तरह से बीजेपी कहानियां बना रही है। इन आरोपों पर क्या ही जवाब दिया जाए, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे आरोप आप पर भी लगते थे शीला दीक्षित जी के दौर में। देखिए ऐसा है, आरोप बहुत संजीदा आरोप है, बहुत सीरियस आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं इससे अलग हटके एक बात कहना चाहता हूं। ये पूरे प्रकरण के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है, सत्येंद्र जैन को उसमें इन्वॉल्व किया है, और अब तो केजरीवाल का नाम सीधा सीधा ले रहे हैं। कैलाश गहलोत के फार्म हाउस का भी जिक्र उन्होंने किया है। ऐसा अगर है तो वो क्या चाहते थे उनसे, वो भी उन्होंने जिक्र किया है कि साफ राज्यसभा की टिकट का वायदा किया था, दक्षिण भारत के अंदर एक बड़ा पद देने की बात की थी, तमिलनाडु के कुछ विधायकों को साथ में लाने की बात की थी। अब वही महाठग बीजेपी को घेर के ये चिट्ठियां लिख रहा है। क्यों कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये सोचने का विषय है। और सवाल यह कि अब वो बीजेपी से क्या चाहता है। मैं एक बात साफ कह दूं, वो महाठग है, कॉनमैन है, नोन, बिगर लालच के और बिगर किसी मतलब के वो इस प्रकार से इन लोगों का मदद करने वाला नहीं है। इन लोगों के कहने पर ना तो चिट्ठी लिखने वाला है, ना ही वो ये बताने वाला है कि मैंने कितने पैसे किसको कब दिए हैं। इस बात पे हमारा बड़ा इतराज है कि वो आदमी जो है जी क्या चाहता है बीजेपी से और क्या चाहता था केजरीवाल से। केजरीवाल से जो चाहता था वो तो उसने स्पष्ट किया है। अब बीजेपी ने उसको क्या वायदा किया है और बीजेपी से क्या चाहता है, इसमें सोचने की जरूरत है। इधर उधर की बात सही बात है, इस पर सोचने की जरूरत है और इस पर जांच भी होनी चाहिए। लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी, अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि फलाने होटल में जाकर मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहा है कि सत्येंद्र जैन आए थे, फोन पर केजरीवाल से बात करवाई, उस मीटिंग में केजरीवाल से मुलाकात हुई, उसके बाद एक मंत्री है जो आज परिवहन मंत्री है, उनको मैंने 50 करोड़ दिलवा दिए, तो क्या ये बहुत गंभीर आरोप नहीं उस पार्टी पर जो कह रही है कट्टर ईमानदार पार्टी हूं और इसको लेकर ठोस जांच होनी चाहिए? बिल्कुल कह चुका हूं, सही है बिल्कुल। 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं कहता हूं ये बिल्कुल सही है, मैंने तो इंकार ही नहीं किया इस बात से। लेकिन हम इससे अलग हटकर सोचना पड़ेगा हमें, वो बीजेपी ने उसको वायदा क्या किया है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी के बारे में मशहूर है कि दूसरी पार्टियों के नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, बिल्कुल ये बहुत उनको पार्टी में लेकर ये भी एक गंभीर सवाल है और ये सवाल मैं बीजेपी से आम आदमी पार्टी दोनों से पूछेंगे सर। मैं आ रहा हूं सर। क्या सुकेश को भी वायदा किया कि अपराध मुक्त कर देंगे, दोष मुक्त कर देंगे, ये ठीक है, ये गंभीर सवाल है। हमारे साथ एल.एन. राय साहब भी हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने भी इशारों में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। ये कहा कि जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, दरअसल सबसे भ्रष्ट वही है। एक बार सुनवाते हैं, फिर उसके बाद इस बयान के आधार पर आगे जाएंगे एल.एन. राव साहब के पास और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने सुना। हमारे साथ फॉर्मर डीसीपी दिल्ली के एल.एन. राव साहब हैं। एल.एन. राव साहब, कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक तिहाड़ जेल में महंगी शराब, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल और जेल में
सुरक्षा के साथ व्यवस्था को लेकर हर महीने पैसों का लेन देन होना तकरीबन 12 करोड़ रुपए कहा जा रहा है सुकेश चंद्रशेखर ने दिए अधिकारियों को, जिसमें 82 अधिकारियों पर जांच चल रही है। डीजी जेल का तबादला हो गया है, 19 शायद उसमें जेल भी आ जा चुके हैं। क्या यह बिना राजनीतिक संलिप्तता के संभव है इतना बड़ा? और आप क्योंकि अधिकारी हैं तो आप इस सिस्टम को हमें बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि जो ये आरोप हैं ये बहुत गंभीर हैं, सत्ता पर भी और शासन प्रशासन पर भी। देखिए मिश्रा जी, ये जो आरोप है ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि आरोप जैसे भी है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जहां तक जेल के प्रशासन में ऐसी सब चीजें चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों पहले से चल रहा है कि ये सारी चीजें वहां होती है। और सुकेश चंद्र जो जेल में अभी है, उनके जो साठगांठ के वाले केसेस है और जेल के कितने अधिकारियों के खिलाफ उसने जो बात की है उसकी इंक्वायरी ऑलरेडी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस कर चुकी है और कर रही है। सीबीआई और ईडी ने भी इसका संज्ञान लिया है और अपनी जांच के बाद उन्होंने 82 लोगों पर चार्जशीट फाइल की है और वो केस कोर्ट में चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कोई न कोई उसकी बात में दम था तभी कोर्ट में कोई केस भेजा है। और जहां तक बात है कि ये इसकी केस की कंप्लेंट के बारे में इंक्वायरी करने के बाद इसमें इंक्वायरी करने से दोनों पक्षों का ही फायदा रहेगा। अगर सुकेश झूठ बोल रहा है तो सभी इंक्वायरी में जितनी बातें हैं, जितने पॉइंट्स उसने रखे हैं सारे वेरिफिएबल हैं, यानी कि उनकी वेरिफिकेशन हो सकती है। और जब वेरिफिकेशन होगी तो सच्चाई का पता लग जाएगा। नहीं, एल एन राव साहब देखिए, मैं प्रधानमंत्री वाले बयान को लेकर राजनीतिक अपने गेस्ट से बातचीत करूं उससे पहले एक आम दर्शक के मन में सवाल यह आता है कि आप तो दिल्ली के डीसीपी रहे हैं कि क्या तिहाड़ जेल में लैपटॉप रखना, मोबाइल रखना, लोगों का आना जाना, सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था करना, अगर पैसा आपके पास मोटा है तो क्या ये सारे इंतजाम हो जाते हैं? क्योंकि बड़े आरोप लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर भी जब आरोप लगे तो यह भी कहा गया कि जेल से सब कुछ ऑपरेट कर रहा था, यहां इनका नाम सामने आ रहा है। तो इतनी ज्यादा क्या भ्रष्ट तंत्र हो चुका है जेल के अंदर? देखिए, ये आम शिकायत है, यहाँ पर ऐसी चीजें संभव हो सकती है और पैसे के बल पे कुछ भी हो सकता है, कई बात पीछे हो सकती है। मोबाइल फोन, मैं जब डीसीपी स्पेशल सेल था तभी हमारी टीम ने कई मोबाइल फोन वहां से पकड़े हैं। तो कोई भी अगर जेल का अधिकारी मिला हुआ नहीं है तो कोई भी एक चीज वहां पे पर नहीं मार सकती, चिड़िया पर नहीं मार सकती। वो मोबाइल फोन कैसे गए हैं और बहुत से बातें वहां पर मुलजिम बैठकर अपने सारी प्लानिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। तो अब एक छोटा जवाब और दे दीजिए आप, क्या राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में होती हैं उनका दबाव आता था कि जेल में इस आदमी को थोड़ा सुविधा दे दीजिए या मत दीजिए, या इसको थोड़ा दबा कर रखिए, या इसको थोड़ा रिलैक्स रखिए, फोन वोन चला जाए अंदर? देखिए, ये दबाव संभव है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और दबाव के बिना या पॉलिटिकल संरक्षण के बिना, चाहे वो किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल संरक्षण हो, उसके बिना और किसी अधिकारी की मिली भगत के बिना ऐसा चीज संभव नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात, अपनी यही पॉइंट नोट कर रहा हूं मैं। परविंदर सेठी साहब, बिना राजनीतिक दबाव के ये संभव नहीं है। जो आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं वो इसी तरह के आरोप है। सत्येंद्र जैन ने डीजी जेल के जरिए दबाव बनाया, इधर प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वही हैं। नहीं, देखिए, आप इस बात को समझिए, एक आदमी जो माफिया है, जो एक्सटॉर्शन फिरौती लेता है, लोगों को लूटने वाला आदमी किसी को पैसे दे सकता है? उस व्यक्ति को राजनीतिक फायदों के लिए यूज करा जा रहा है। ये बात कहने की नहीं है कि इस तरह की जो चीजें हैं, आप पहले देखिए जो शराब माफिया के जिनके नाम आए थे उनके चाचे की वीडियो को इन्होंने फैब्रिकेटेड वीडियो को स्टिंग का नाम दिया, उसका क्या हुआ? अब ये एक नया व्यक्ति खड़ा कर दिया जो जेल के अंदर है, वो कहता मैंने इतने पैसे दिए। मैंने, अगर उसने पैसे दिए, कोई ना कोई सबूत होगा, सबूत सामने लाएगा तो देखिए सच्चाई तो नहीं। तो आरपीजी तो कह रहे हैं कि हम वीडियो फुटेज निकलवा देंगे, वो निकलवाएंगे कि जेल में कौन कौन मिलने गया था। तो अगर आप लोग ईमानदार है तो आपको डरना नहीं चाहिए। और अगर आप लोग, बिल्कुल जी, मैं वही कह रहा हूं सर कि वहां पे सारे सबूत, जेल के अंदर कैमरेज लगे हुए हैं, जेल के अंदर एंट्रीज होती है। अगर कोई विदाउट एंट्री जाता है सब तो पैसे देके जाता है। अगर उसकी बात में सच्चाई तो सामने आएगी, आज आए या 6 महीने बाद आए। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। गुजरात चुनाव से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसा लीडर है, ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के लिए एक थ्रेट बनी हुई है। ठीक है, आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गई है, इसलिए आप लोग केवल मनोहर कहानियां बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो उनके नेता कह रहे हैं। अगर सबूत है तो सामने लाइए, माहौल क्यों बनाया जा रहा है? आप सबूत दिखा दीजिए कि यहां मुलाकात हुई थी, देखिए यहां पर फोन पर बात हुई थी, ये यहां पर एंट्री है। जी, मैं बोलूं? जी, 18 अक्टूबर 2022 को 82
जेल अधिकारियों के खिलाफ इकोनॉमिक जो ऑफेंस है उसके अंतर्गत करप्शन का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 17A के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। तब से 17 ये है 18 अक्टूबर 2022 से। तब तक तो कुछ मोर भी नहीं हुआ था, तब तक तो कोई सारा मामला नहीं हुआ था, परंतु हाँ कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई उसी का हिस्सा है। ये जो सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, अरविंद केजरीवाल सबसे मुलाकात, ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है। वो सुकेश रंजन की उसी चिट्ठी के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है जो 82 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पुलिस के जेल के अधिकारियों के खिलाफ। तो स्पष्ट है मामला तो है, नहीं तो 82 अधिकारियों में से कोई अधिकारी उस सुकेश के खिलाफ जाकर मुकदमा दायर कर देता डिफेमेशन का, नहीं कर पा रहे। अरविंद केजरीवाल जी अब डिफेमेशन का मुकदमा नहीं दर्ज कर पाएंगे, वैसे तो हर बात पे कहते हैं नहीं गलत है, वो नहीं कर पाएंगे, ना करेंगे, ना सत्येंद्र जैन कर रहे हैं, ना कैलाश गहलोत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं बातें लिंक है, कहीं ना कहीं साबित होंगी। नहीं, ये सवाल मैंने आरपी जी उनसे पूछा, ये सवाल मैंने आम आदमी पार्टी से पूछा, वो कह रहे हैं कि भाई किस किस पर मुकदमा करते रहेंगे। यही जवाब दिया था हमारे यहाँ पर अभी इसी शो में, मैंने सवाल पूछा था ये कि आप डिफेमेशन का केस क्यों नहीं करते हैं। जी, ये वो पार्टी है जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है। ये वो पार्टी है जब दूसरे डिफेमेशन का केस करते हैं तो नाक रगड़कर माफी मांगते हैं, और एक ने कईयों से माफी मांग चुके हैं। तो असल में क्या कि सच है इसलिए नहीं कर सकते डिफेमेशन मुकदमा। जब ये झूठे थे तो दूसरों ने मुकदमा के माफिया मांगी। वो आपने अभी सूची की नहीं, उसमें अरुण जेटली जी का नाम रह गया, परंतु सबसे माफिया मांगी थी उन्होंने। तो जो हरिशंकर गुप्ता जी के पास में जाऊं उससे पहले, ठीक है आरपी जी आपने बात कह दी, हम समझ गए, आप कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं इसलिए नहीं कर, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी के पास में जाऊं उससे पहले हरिशंकर गुप्ता जी का पिछला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है आम आदमी पार्टी पर वो निशाना साध रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपकी मदद क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या राज है, वो भी सामने आना चाहिए। क्या आप लोग बैकग्राउंड से उसकी मदद कर रहे हैं, आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है? सुकेश चंद्रशेखर जैसा महाठग बीजेपी के लिए हथियार क्यों बन रहा है? आरपी जी। मैं सॉरी, मुझे लगा नहीं हमारे लिए कोई हथियार नहीं है। वो तो जो अपनी बातें कह रहे सर, हम तो ये कह रहे हैं, अच्छा ये कहते हैं कि वो ठग गए इसलिए उसकी बात पे विश्वास नहीं करें। आपकी जानकारी के लिए आपने डेविड हेडली का नाम सुना होगा जी, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, 35 साल की जेल हुई है। उसके आरोपों के आधार पर दुनिया भर में छापे पड़े, देश भारत में भी वो लोग पकड़े गए, दुनिया भर में छापे पड़े और कई सारे आतंकी संगठन और कई सारे आतंकियों का भेद खुले और उसमें कई सारे आतंकी पकड़े गए। अब ये तो बड़ा एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जो लोग जेल में होते हैं जब उनसे पूछताछ होती है तो बाकी चोरों का नाम लेते हैं, वो बाकी ठगों का, बाकी आतंकवादियों का, बाकी अपने सहयोगियों का नाम लेते हैं। इसी प्रकार सुकेश रंजन आज नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो सबके नाम बता रहे हैं। ये एक नॉर्मल, राव साहब बैठे हैं, नॉर्मल, मैं ठीक है आपकी बात समझ गई सर। हरिशंकर गुप्ता जी देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि किसी व्यक्ति का दामन अगर दाग लगा हुआ है तो उसके आरोपों को खारिज नहीं करना चाहिए। दुनिया में पहले भी ऐसे बड़े उदाहरण हैं जहां पर कार्रवाई हुई है, और यहां पर भी अगर आरोप इतने गंभीर हैं और इतने विषयों पर कोई भी आदमी मानहानि का मुकदमा नहीं कर पा रहा पलटकर, तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है और वो नजर आ रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए ऐसा है, आपका चैनल जो है पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं जी, और जो गंदगी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, भारत का नाम खराब हो रहा है, और सब लोग किस निगाह से हम लोगों को देख रहे हैं उसको सोचने की जरूरत है। बड़े आराम से आरपी सिंह ने कह दिया कि उसके पास में कुछ ना कुछ तथ्य होगा, ऐसे बहुत से किस्से होते रहे। डेविड हेडली का नाम भी इन्होंने ले दिया, लेकिन डेविड हेडली का कौन मैन था? सुकेश के बारे में तो मशहूर है, एक नहीं 5000 किस्से उसके बारे में है। शायद ही कोई आदमी 1000-2000 के पीछे ऐसा होगा जो इसको तो उससे ज्यादा बढ़कर था सर। तो साफ कह चुका हूं, डेविड हेडली तो आतंकवादी था, अच्छा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी था। आप कैसी बात कर रहे हैं? आतंकवादी हरिशंकर जी, आप तो बहुत आतंकवादी में और फर्क होता है। यूनिवर्सिटी के पुराने नेता हैं, पता रहना चाहिए, आप ऐसी बात मत करिए। आपको पता रहना चाहिए आरपी सिंह, आतंकवादी में और महाठग में फर्क होता है। आप किस किस को कंपेयर कर रहे हैं? आपकी समझ को क्या हो गया? आतंकवादी और महाठग में फर्क होता है। मैं जो बात पहले शुरू में कही थी कि केजरीवाल की पार्टी ने उसको वायदा किया, फायदा देने की बात कही, जिसका खुलासा वो आज कर रहा है, क्योंकि वो महाठग है। बिना लालच के, बिना मतलब के, बिना कुछ चाहने के वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता।
आज वो चिट्ठियां लिख रहा है केजरीवाल के खिलाफ में, किसके कहने पर क्यों कर रहा है, क्या चाहता है वो बीजेपी से। और बीजेपी के बारे में तो ये पूरी दुनिया जानती है, चर्चा करता हर आदमी। जिसके सिर पे हाथ रख दिया वो गंगा नहा गया, सारे दोषों से मुक्त हो गया, अपराध से मुक्त हो गया। क्या ये पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है सुकेश के कहने के ऊपर, उसको कोई वायदा इन्होंने कर दिया है? कांग्रेस को इस बारे में बड़ा इतराज है। हम ये चाहते हैं कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। जो कुछ भी उसने लिखा है, जो कुछ भी उसने कहा है, हाईएस्ट लेवल पे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, संगीन आरोप है। ठीक है, आरपी जी जवाब देना चाहेंगे? पार्टियों की अस्मिता दांव पे लगी हुई है। ठीक है, आरपी जी, हाँ जवाब दीजिए। मैं बहुत छोटी टिप्पणी। अच्छा, इनको डेविड हेडली से दिक्कत है ना। चार्ल्स सोबराज का नाम तो सुना होगा, इनके समय में बड़ा फेमस नाम था, जब ये यूनिवर्सिटी में थे चार्ल्स सोबराज का नाम था। उसके पकड़े जाने के बाद उसने जो जो जानकारी दी उसके आधार पर कई लोग और अरेस्ट हुए चार्ल्स सोबराज के चलते हुए। तो सर ये तो एक हरिशंकर जी की जो मूल भावना है सर, वो ये है कि उसने आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया, वो एक नजरिया है। दूसरा नजरिया जो है वो है कि बीजेपी को क्या इससे फायदा हो रहा है। उन्हें यह कहना है कि अगर जो भी सच्चाई है इस व्यक्ति की, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। तो क्या बीजेपी को एतराज है अगर वो टेस्ट किया जाए या इस तरह सच्चाई सामने आ जाए? ना बिल्कुल नहीं। जो भी सच को सामने लाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। हम तो कह रहे इस पक्ष में है, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, उसकी 164 में स्टेटमेंट लें, जो भी उसका कोई और टेस्ट करना है वो टेस्ट करें। परंतु वो जो कह रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो तथ्यों के साथ, वो तारीखों के साथ, समय के साथ चीजें बता रहा है, होटल्स के, वेन्यूज के नाम बता रहा है कि कहां का उसने पैसे दिए, कब के पैसे दिए। सर इसलिए कि वो एक ठग है, वो दूसरे ठग की बात कर रहा है, इसलिए उसको उसके पास से सब चीज तैयार रहती है। अगर दूसरे ठग की बात। ठीक है, परविंदर सेठी जी हम आपके पास आएंगे। देखिए, जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले थे तो आप कई बार सिर हिला रहे थे, क्योंकि बातें आपके पसंद की आ रही थी। लेकिन दूसरे मामले पर आप खामोश हो जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कह रहे हैं कि आपको फायदा पहुंचाया गया है, अगर नहीं पहुंचाया गया है तो वो व्यक्ति क्यों जगह, पता, नाम सब कुछ लिख कर दे रहा है और आप लोग उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने से परहेज कर रहे हैं। एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि ऐसे आरोप तो आप लोगों ने भी लगाए थे। हमें याद आता है कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि बीजेपी के एक बड़े नेता का फोन आया है, पैसे देने की बात हुई है, आज तक नाम उजागर नहीं किया गया। तो आपके आरोप सही होते हैं और दूसरा वाला आरोप लगाए तो मनोहर कहानियां होते हैं, ये दोहरा मापदंड क्यों है? नहीं, मैं उनकी बात पे इसलिए सिरे ला रहा था कि उन्होंने एक बड़ी वैलिड बात कही कि आरपी सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनकी उससे क्या डील हुई है। जिस व्यक्ति को खड़ा करके उन्होंने ये सारी चीजें, अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब वो जो नाम ले रहा है, जी मेरे से राज्यसभा की डील हुई थी, मेरे से पैसे ले लिए और मेरे को राज्यसभा नहीं दी। वो लोगों को लूटने वाला आदमी, लोगों को ब्लैकमेल करने वाला आदमी, लोगों से फिरौती लेने वाला आदमी किसी को पैसे देगा? उस व्यक्ति को एज ए टूल बनाकर, राजनीतिक टूल बनाकर भारतीय जनता पार्टी उसको। परविंदर सेठी जी, तमाम एक्ट्रेसेस से पूछताछ हुई है घंटों बुलाकर, उसी व्यक्ति की बातों को आधार बनाकर। तो अगर आप पर वो आरोप लगा रहा है और उसने पैसे लोगों को पहुंचाए हैं, आप उनकी एक्ट्रेसेस की फोटोग्राफ देखिए, वो बहुत क्लोज इंटीमेसी में थे उनके साथ, इस करके उनको इंटरोगेट किया गया कि उनसे क्या भारतीय आम आदमी पार्टी के आपकी फोटो भी आने वाली होंगी, चिंता मत करिए, बहुत इंटीमेसी वाली आपकी भी फोटो आने वाली होंगी। जो फार्म हाउस में मिले थे वो सब फोटो आ जाएगी बाहर, चिंता मत करिए, धुएं की तरह सब उड़ जाएगा। चिंता मत करिए, सारी आएंगी, जितनी इंटीमेट फोटोग्राफ्स है सारी आएंगी बाहर। नहीं आरपी जी, देखिए यहाँ पर एक आरपी जी यहाँ पर एक सवाल भी और एक ऐतराज भी है। सवाल यह है कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट से कह रहे हैं कि भाई तस्वीरें आम आदमी पार्टी के साथ हैं, होटल की है, गेस्ट हाउस की है, तमाम जगहों की है, तो इंतजार किस बात तक कर रहे हैं? चुनाव के आने का किस बात का इंतजार किया जा रहा है? अगर है तो उसको जाहिर करवाइए। देखिए एक मिनट, अरे सर एक मिनट, मैंने ये वो आरोप लगा रहा है कि मैं यहां गया, मैं वो जेल के रिकॉर्ड थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, सब आएंगे ना, समय लगता है। ये उसने अभी कल चिट्ठी लिखी है, आज चिट्ठी लिखी है या कल चिट्ठी लिखी है, उसमें समय लगता है चीजें इंक्वायर करने में। नहीं तो वोटिंग से पहले आ जाएंगे या वोट डालने के बाद आएंगे? चीजें पुख्ता होनी चाहिए, सब बाहर आने। विपक्ष ये पूछ रहा है कि वोटिंग से पहले आ जाएंगे या वोटिंग के बाद? हर चीज यहाँ पर
देश में हर 6 महीने में चुनाव चलता है। हर किसको आप चुनाव से जोड़कर देखेंगे तो कभी भी देश चल नहीं पाएगा। देश के अंदर काम करना, जब प्रशासनिक काम करना है, जहाँ बाकी जुडिशरी को काम करना बंद कर देनी है, तो सारा साल चुनाव चलता है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको समझ जोड़िए। ठीक है सर, मैं चिट्ठी अभी इन्होंने कहा मौलवी से जोड़ दिया। फैक्ट है कि 18 तारीख को 82 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो चुका है इसी चिट्ठी के आधार पर, और ये चिट्ठी 7 अक्टूबर की है, जिसको 8 अक्टूबर को ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया मैं। हालांकि फिर मैं विपक्ष का सवाल जो है वो फिर से पूछ ले रहा हूं। मैं बार बार क्रोनोलॉजी और टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सियासत में हर कोई जानता है कुछ इत्तेफाक नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियां इतनी मासूम नहीं होती हैं। अगर आप इतना स्टैंड ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका भी फायदा है। फिर वही सवाल है कि अगर आप श्योर हैं कि भाई गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई थी, सारी फोटोज थी, तो ये इलेक्शन की टाइमिंग में उसको माहौल बनाया जा रहा है। ये आप पर आरोप लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों, कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों लगा रही है। आरपी जी मैंने अभी उत्तर दिया कि देश में चुनाव लगातार चलते हैं, हर 6 महीने एक चुनाव होता है। अभी ये चुनाव खत्म होंगे, फिर 2023 के चुनाव आ जाएंगे, फिर 2024 के चुनाव आ जाएंगे। तो प्रशासन को, जुडिशरी को, मीडिया को, सबको थोड़े दिन के लिए शांत रहना चाहिए। कोई बात नहीं, भैया चुनाव है। अरे वो चिट्ठी जब उससे चुनाव है तभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना सर, मोरबी से आरपी जी, तभी तो प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है सबसे कट्टर ईमानदार जो है वो सबसे भ्रष्ट हैं। अगर चुनाव ना होते तो ये बातें क्यों आती, ये भी बात लाजमी। लेकिन ठीक है, हरिशंकर गुप्ता जी, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी जब मैंने वोटिंग का जिक्र किया था, तभी तो बोला जाएगा। हरिशंकर गुप्ता जी, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी जब मैंने पूछा कि वोट डालने के पहले क्या आ जाएगी। ये मुस्कुराहट की वजह क्या थी? ये दोनों की दोनों पार्टियां जो हैं, ये व्हीलर डीलर हैं। एक्चुअली ये साफ राजनीति नहीं करती, घुमाकर धोखे वाली राजनीति करती हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि सत्ता हासिल करना है। अगर सत्ता हासिल करना मकसद नहीं होता तो इस ढंग की गंदगी कहां पर आनी। चार्ल्स सोबराज की बात आरपी सिंह ने की थी, एक अभिनेत्री पकड़ी गई थी, उसके अलावा कहां कौन सा पकड़ा, उसने खुलासा कर दिया कौन सा पकड़ा गया। इनको याद है तो 1-2 इंसिडेंट बता दीजिए। मैं एक बात सब कह रहा हूं, जो मेरी बात को समझ में नहीं आ रही, ये महाठग, महाचोर, महाकरप्ट आदमी जिसने दुनिया को ठगा है, वो आपके ऊपर कैसे हमदर्दी बना दिया, आप पार्टी के ऊपर भी और इनके ऊपर भी। तो दोनों की दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हैं इस बात को लेकर कि मन में काला है, मन में काला है और चोर है उनके मन के अंदर। तो एक आदमी, ऐसे आदमी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आदमी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। उस आदमी ने क्या क्या गड़बड़ नहीं किया। और दूसरी बात यह है आरपी सिंह जी कि देखिए, जेल तो इनके पास है दिल्ली गवर्नमेंट के, उसकी 4 दीवारियां, उसका दफ्तर सब इनके पास है, लेकिन पुलिस महकमा आपके पास में। डीजी जेल संदीप गोयल, जिसको आप आज ने निकाला है, कब से उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं? क्यों नहीं, आप आईपीएस ऑफिसर है जिसको गृह मंत्रालय आपका देखता है, क्यों नहीं अब तक उसको ट्रांसफर कर दिया गया, क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया गया अब तक? जब ये सारी बातें खुल गई तो आप अपनी जान बचाने के लिए आपने उसको आज निकाल दिया। तो ये सब बातों के अंदर इतना आपके ऊपर भी पूरा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मैं एल एन राव साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बार मैं परविंदर जी के पास जाता हूं। परविंदर जी, राजनीतिक शुचिता, नैतिकता नामी कोई चीज होती है सियासत में, या अब आप लोग मानते हैं कि अब ये खत्म हो गई, अब खाली जीतना है और चाहे जितने आरोप लगे कह देंगे भाई ठीक है, कुछ भी कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? सर, जो राजनीतिक पार्टी है वो चुनाव में जीतने के लिए आती है, लेकिन अपने राजनीति को इतना ना गिराइए कि लोग आपसे नफरत करना शुरू कर दें। हमारे ऊपर तो एलिगेशन लगे हैं। सवाल इसके बाद सेकंड सवाल भी मेरा था। सेकंड मैं आपको दे रहा हूं सर, आपको मैं 2 मिनट दूंगा, लेकिन सेकंड सवाल मेरा, इस सवाल के पीछे पूछने का मकसद यह था, सत्येंद्र जैन जी पर इतने आरोप लग गए हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने पद नहीं हटाया उनका। एक व्यक्ति जिस पर हिंदुओं के खिलाफ बोलने का आरोप था, उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया, लेकिन भ्रष्टाचार जो आपकी सबसे बड़ी यूएसपी थी, जिसको आधार बनाकर आपने दिल्ली से लेकर पंजाब में सत्ता हासिल की, इतने गंभीर आरोप अलग अलग बार लग रहे हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पद से नहीं हटाया। तो ये क्या है? क्या राजनीतिक शुचिता या नैतिकता नाम की कोई चीज आम आदमी पार्टी में नहीं बची है? नहीं, हमारे ऊपर तो एलिगेशन लगे। मैं भारतीय जनता पार्टी और आरपी सिंह जी से पूछना चाहता हूं, एक क्रिमिनल, एक जो फिरौती लेने वाला आदमी है, ये नेशनल टीवी पे बैठ के उसको एडवोकेट कर रहे हैं, उसकी बातों की गारंटी ले रहे हैं कि वो सही बोल रहा है। इनकी क्या सांठगांठ है? दूसरी बात आप कह रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी की। राजेंद्र गुप्ता जी वहां पे जहां पे बौद्ध धर्म का कन्वर्जन हो रहा था,
बौद्ध भिक्षु दीक्षा दे रहे थे। नहीं, मेरा वहां पे मसला राजेंद्र गुप्ता नहीं है। मेरा मसला ये है कि धर्म वाले विवाद पे इस्तीफा मंजूर कर लिया, जहां भ्रष्टाचार का था वहां मंजूर नहीं किया। भ्रष्टाचार को लेकर मेरा सवाल है। उनसे देखे, जब किसी धर्म की धार्मिक भावनाएं आहित होती हैं तो उनका सम्मान करने के लिए अरे सर, लेकिन आप तो धर्म और जात पात से ऊपर सियासत करने आए थे। आज धर्म के मामले में आप सेंसिटिव हैं, भ्रष्टाचार में आप सेंसिटिविटी नहीं नजर आ रही आपकी। लेकिन ठीक है, आपकी नई पॉलिटिक्स है सर, ठीक है, आपकी नई पॉलिटिक्स से ये नया अंदाज आम आदमी पार्टी का जो नजर भी आता है लोगों को। कितना सक्सेसफुल होगा ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एल एन राव साहब, फिर एक मूल सवाल इस पूरी चर्चा में मेरे मन में आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के दामन पर दाग लगे हुए हैं तो क्या उसके बातों को, उसके आरोपों को खारिज कर दिया जाए? क्योंकि यह सवाल उठ रहा है कि भाई बीजेपी को उसके आरोपों से फायदा हो रहा है, तो क्या सिर्फ इसी आधार पर उस व्यक्ति की बातों को खारिज कर दिया जाए? या जो आरोप है दिल्ली में तमाम मंत्रियों को लेकर, अधिकारियों को लेकर, वो बहुत सेंसिटिव है और उसको लेकर एक गंभीरता से जांच होनी चाहिए जिसमें जो सच है वो सामने आए? देखिए, इससे आरोपों कैसे किस आदमी ने लगाए उससे कोई मतलब नहीं है। नो डाउट वो एक कॉनमैन है, लेकिन उसने कोई आरोप लगाए हैं तो उनकी जांच होना बहुत जरूरी है। और उस जांच में ये पता लगा कि उसकी आरोप सही है तो जिसके खिलाफ आरोप लगाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर उसमें ये साबित हो जाता है कि उसके आरोप कोई मोटिवेटेड है, झूठे आरोप लगा रहा है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो आरोप लगाने वाले आदमी की कोई ऐसी ये नहीं है कि कोई आदमी क्रिमिनल है तो उसके कहे हुए आरोप पे जांच नहीं होगी। नहीं तो एल एन राव साहब, जैसे वो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन मुलाकात करने आए थे, तो ये सारा फाइल डेटा तो रखा होता होगा ना सर कहीं पर? कितना समय लगता है इसको निकलने में? वो रिकॉर्ड में, वो इंक्वायरी जब होगी तो सारी चीज सामने आएंगी जी। और सीसीटीवी फुटेज भी वहां प्रिजर्व करके रखते हैं और रिकॉर्ड रहेगा, मिलने वालों का रिकॉर्ड रहेगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इंक्वायरी से मना करना वो गलत है। इंक्वायरी होना चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो कॉनमैन है, चाहे वो कोई किसी प्रकार का बदमाश है, उसकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। और इंक्वायरी करने के बाद ही तो पता लगेगा। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि अगर जेल के अंदर लैपटॉप पहुंच सकता है, सुरक्षा सुविधा व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन देन हो सकता है, मोबाइल फोन जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉर्ड भी साइड में हटा दिया जाए। जब इतना कुछ जेल के अंदर हो ही रहा है तो यह भी संभव है पैसे के दम पर। चलिए एल एन राव साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता लगातार बने हुए, राव साहब के पास में जाऊंगा जब उनका फोन जुड़ जाएगा। आरपी सर, एक सवाल बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि यह पूछा जाए बीजेपी से, और यह बात अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि एक घटना गुजरात में होती है, उस घटना के अगले दिन से यह पूरा प्रकरण उठा दिया जाता है। आज भी खबर आई है कि ओरेवा कंपनी जो है, जिसे 2 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था, उसने केवल 12 लाख रुपए खर्च किए। क्या ये उस घटना को छिपाने के लिए एक नई बड़ी घटना बनाने की कोशिश है, ताकि गुजरात में जो कंपटीशन है उस पर एक बड़ा दंड दे दिया जाए और मामला जो है डाइवर्ट हो जाए? यह आरोप अरविंद केजरीवाल ने आज हमारे कॉन्क्लेव में भी लगाए हैं, और यह सवाल हम भी आपसे पूछना आते हैं जनता के बिहाफ पर। पहली बात तो जो लोग भी मोरबी की घटना में इन्वॉल्व हैं, जिनके कारण से हुआ, जो लोग भी उसके दोषी हैं, उनके खिलाफ वो कोई भी हो, बड़ा स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हम उनको रिट्रेट करें इस बात को कि कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारा स्टैंड है, पहली बात। दूसरी बात, मैं जो वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये चिट्ठी मेरे पास पड़ी है कि चिट्ठी 7 अक्टूबर की है। 8 अक्टूबर को एलजी किया जाती है, 10 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी उसको रिएक्शन देता है, 18 अक्टूबर तक 82 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो जाता है, और मोरबी की घटना 30 के आसपास होती है, 30 अक्टूबर को होती है। तो बड़ा स्पष्ट है, जिस दिन मोरबी की घटना होती है उसके अगले दिन टीवी अखबारों पर यह खबर चल जाती है कि ये नाम निकलकर सामने, सत्येंद्र जैन को 10 करोड़, आम आदमी पार्टी को 50 करोड़। ये खबर मोरबी की घटना के अगले दिन आई है सर, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल, तो इसलिए अगली बार आज तक कोई एक्सपोजर करेगा तो मैं प्रश्न उठाऊंगा, भैया आपने आज ही क्यों किया, आज से हफ्ता भर पहले क्यों नहीं किया, या आज के 10 दिन बाद क्यों नहीं किया? ये बात तो आप जिन्होंने एक्सपोज किया है, जिस चैनल ने, जिस अखबार में नाम नहीं ले रहा क्योंकि आपका कंपटीशन शायद, मतलब आप कह रहे हैं इत्तेफाक है, पूछना चाहिए भाई, आप कह रहे हैं ये संयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं है, संयोग था, इत्तेफाक था कि उसी दिन ऐसे हो गया। ये उनका अगर ये प्रयोग होता तो जहां अगर ये उस तरह होता कि हमने कुछ प्लान करके किया होता, तो आप बताइए ना, पहले भी हो सकता था, ये तो एक्सपोज होना कभी भी हो सकता था, डॉक्यूमेंट एविडेंस है। वो कह रहा है कि मैं एविडेंस देने को तैयार हूं, सेक्शन 164 के अंदर मैं अपनी गवाही देने को तैयार हूं।
मैं नहीं कह रहा हूं ठीक कह रहा होगा, मैं कह रहा हूं गलत कह रहा होगा, परंतु हम उसकी बात को सिरे से नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि जिन 82 अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है उसमें कुछ तथ्य सामने आ चुके हैं, उसमें साक्ष्य सामने आ चुके हैं, उसमें जानकारियां सामने आ चुकी है, जिसमें बड़ा स्पष्ट होता है कि हाँ, पैसे का लेन देन होकर सुख सुविधाएं दी जा रही थी। अब वो किसके सिलेक्शन में हो रही थी, कौन पॉलिटिशियन था, कौन जेल का मंत्री था जिसके सिलेक्शन में हो रही थी। अभी आपने वीडियो देख सकते, रुक जाइए, अभी आपने वीडियो देखा, मसाज वाला देखा, वो आप बोलिए हमने क्यों दे दिया, हमने थोड़ा दिया। वो तो जो लोग करते एक्सपोज करते हैं कि संजय जैन के अंदर मसाज हो रही है, उनकी पत्नी घंटों घंटों बैठती है, उनके बिजनेस पार्टनर से उनकी बैठकें होती है, मीटिंग्स होती है जेल के अंदर। अब ये सब चीजें एक्सपोज हो रही है तो हो रही है, अब इसमें हमारा क्या दोष है? परंतु एक्सपोज हो रही है तो सच का उत्तर, उस एक्सपोजर का उत्तर जिस पार्टी को देना उससे कोई बात कर नहीं रहा। परविंदर सेठी जी देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं तो आप पर तो आरोप लगेंगे कि आप लोगों ने सिस्टम का मजाक बना दिया, और जिन लोगों ने मजाक बनाया है उन लोग को आप लोगों ने राजनीतिक संरक्षण दे दिया। सिर्फ इस बात पर क्या आरोप लगते हैं, आरोपों क्या है, यही आरोप आप लगाते थे तो बड़े गंभीर हो जाते थे। आज मसाज की बात निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली भर में पोस्टर लगा दे रहे हैं कि केजरीवाल मसाज, केजरीवाल मसाज। सुकेश चंद्रशेखर को शराब मिल रही है, गाड़ी मिल रही है अंदर, और लैपटॉप मिल रहा है, मोबाइल मिल रहा है, लोग मिलने जा रहे हैं, वो कह रहा नेता मिलने आए, केजरीवाल जी से बात करा दी। तो इतने गंभीर आरोपों को आप हल्के में कैसे ले लेंगे सर? नहीं, हम हल्के में नहीं ले रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा लाइव, और जांच होने तक मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे आप सुनिए ना, एक क्रिमिनल को कि ये वकालत कर रहे हैं और ये उसके सबूत कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है। एक क्रिमिनल है जो एक्सटॉर्शन मनी, वो तो ये भी कह रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी का वीडियो की बात कर रहे हैं। मेरी बात तुरंत, जो पुलिस अधिकारी को पैसा दिया गया वो फैसिलिटीज के लिए नहीं दिया गया, वो पैसा इसलिए भी दिया जा सकता है कि जब वो लोगों से फिरौती लेता था तो क्या पुलिस भी उसमें? सत्येंद्र जैन जी की पत्नी को लेकर जो बातें आ रही हैं वो सही है गलत है? वो वीडियो सही है गलत है मसाज वाला? नहीं, ये सब फैब्रिकेटेड चीजें हैं सर, ये सब गलत बोलेंगे, ये नहीं, उत्तर नहीं है, डिफेम करने की बातें हैं। तो फिर अगर ये गलत है तो आप मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाते हैं? आप दर्ज करवाइए आरपी सिंह पर, आप दर्ज करवाइए दिल्ली बीजेपी के नेताओं पर। हिम्मत नहीं है, समय आएगा तो। नहीं, हिम्मत नहीं है, उसमें क्या होगा सर? पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए बीजेपी नेताओं ने मसाज को लेकर, आप लोगों ने क्यों नहीं केस दर्ज करवाया? सर, बीजेपी एमसीडी चुनाव के लिए यहाँ पे गेम खेल रही है, गुजरात चुनाव के लिए वहां पे गेम खेल रही है। के पास कोई मुद्दा नहीं है, आम आदमी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कूड़े के ढेर से दिल्ली को भरा हुआ है। ठीक है सर, आप बुरा हाल है। ठीक है सर, आपकी बात हम समझ गए, जनता भी काफी समझदार है। हमारी कोशिश थी कि तमाम सवालों के जरिए जो सच है उसे समझने की कोशिश किया जाए। आखिरी फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं, किसका सच कितना सही है कितना गलत। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारी कोशिश थी कि सभी सवालों के जरिए जो भी घटनाएं चल रही हैं उनकी सच्चाई आप तक पहुंचाएं। इस चर्चा को आपने सुना आज तक पर, एक खास पेशकश लगातार जारी। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।